शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। खूंटी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पीएलएफआई के एरिया कमांडर का सरेंडर हो गया है। आपको बता दें कि हाबिल मुंडू ने सरेंडर किया है। हथियार के साथ उसने सरेंडर किया। 1 लाख का इनामी हाबिल है। हाबिल पर करीब 20 मामले पहले से दर्ज है और इसे लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की गई। पीएलएफआई के एरिया कमांडर ने सरेंडर किया है। खूंटी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हाबिल मुंडू ने सरेंडर किया है। हथियार के साथ खुद को सरेंडर किया। 1 लाख का इनामी है हाबिल, जिसने खुद को सरेंडर कर दिया है। हाबिल का करीब 20 मामले में जो नाम है वो दर्ज है और अब उसने खुद ही सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर आपको खूंटी से बता रहे हैं। पीएलएफआई एरिया कमांडर ने खुद को सरेंडर किया है और बता दें कि हाबिल मुंडू ने खुद को सरेंडर किया। तो नक्सलियों का खात्मा अब जल्द होगा। लगातार इसे लेकर के सरकार भी तत्पर है और अब देखिए खुद ही सरेंडर किया जा रहा है। था कि हम कितना दिन जंगल में भटके तो कितना दिन इधर उधर भागते रहे, इसलिए हम सोचे कि इधर अपना आत्मसमर्पण कर देंगे तो भी ठीक रहेगा, इसलिए हम समर्पण कर दिया है। पार्टी में कैसे क्या सोच कर दिए, फिर कब दिए? पार्टी में देखिए पहले से भी हम लोग का सोच तो बहुत है कि अभी भी जमीन का विवाद चलिए रहे हैं और पूरा गांव लेके हम लोग जमीन का लड़ाई चलिए रहे हैं वहाँ पर। इसका लेके हम लोग पार्टी में ज्वाइन किया। ये आज एरिया कमांडर हाबिल मुंडू के द्वारा जिला पुलिस और मेरे सामने आज डिस्ट्रिक्ट में आत्मसमर्पण किया है और इसके बाद उनको ये जो डिस्ट्रिक्ट का पुनर्वास समिति है उसके द्वारा जो भी लाभ दिया जाना है और समुदाय के मुख्य धारा से जोड़ने का जो अगले कार्रवाई है हमारी तरफ से अब किया जाएगा। और ये ज़िला पुलिस के जो काम है इसके लिए बधाई भी मैं देना चाह रही हूँ। इनकी प्रयास से ये आज हुआ है। पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर हाबिल मुंडू उर्फ प्रफुल्ल मुंडू, उम्र 30 साल, थाना मुरहू के रहने वाले हैं, जिनके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक 18/3/2026 को झारखंड पुलिस के समक्ष एक 9mm पिस्टल, एक 7.62mm का पिस्टल और देसी कट्टा 1, कारतूस कुल 13 और वॉकी टॉकी 2 के साथ आत्मसमर्पण किए हैं। साहिबगंज से आपको बड़ी खबर बताए, जहां के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के महादेवन गांव में नकली कीटनाशक बनाने के बड़े पैमाने का खुलासा हुआ है। यहां पर नकली कीटनाशक बनाया जा रहा था और इसका खुलासा किया गया है। पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली कीटनाशक और संबंधित सामग्री बरामद की है। आपको बता दें कि कार्रवाई में करीब 22 लाख रुपए मूल्य के नकली कीटनाशक के साथ साथ लगभग 4 करोड़ रुपए के एमआरपी वाले स्टिकर भी जब्त किए गए हैं और पुलिस ने मौके से एक महिला को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ कर आगे के जानकारी पुलिस अब जुटा रही है। पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। सूचना मिल रही थी कि इंडोसिल का इलेक्ट्रो काफी दिन से मार्केट में सप्लाई हो रहा है, जो कीटनाशक दवा है वो सप्लाई हो रहा है। तो कंपनी को सूचना मिली और कंपनी को सूचना के आधार पर हम लोग सर्वे किए और सर्वे में पाया गया कि कीटनाशक दवा जो इंडोफिल है, इंडोफिल कंपनी का इलेक्ट्रो आता है कीटनाशक दवा, वो हम लोग सर्वे किए तो सर्वे में पाया गया कि यहाँ कुछ दिनों से बन रहा है, काफ़ी दिनों से बन रहा है। उसमें मिला था 1610 पीस और स्टिकर मिला था 24,570 पीस। अच्छा। और एक केमिकल मिला था और स्टिकर का दवा का दाम है 1350 रुपया। लोग आए थे यहाँ पे और इंडोफिल नाम की एक जो दवाई होती है जो कीटनाशक, तो उसी का वहाँ पैकेजिंग काम हो रहा था गलत तरीके से, तो उसको जब्त किया है। अभी उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। उसके जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए। वही डिब्बा भर रहे थे, वही इसीलिए तो वही बोला कि हम मंगलवार को आएंगे और लेके जाएंगे हम से, उसमें घबराना ना है। पी के भी ऐसे करके दिखाया कि पी करके जिसको जहर मर कुछ ना है, से डरना ना है, हम मंगलवार को आएंगे लेके जाएंगे हम, इस तरह बोला था। इसी बीच देखिए राज्य से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां सरहुल रामनवमी पर नहीं कटेगी अब बिजली। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताया, शोभा यात्रा में झंडों झांकियां की ऊंचाई 13 फीट तक रखी गई है। जो भी झंडा है उसकी झांकियां आएंगी, उसकी जो झंडा है उसकी ऊंचाई 13 फीट रखी गई है। इसकी अनुमति ली गई और सरहुल और रामनवमी को लेकर के प्रशासनिक एसओपी जारी है। बसों, ट्रक, बड़ी गाड़ियों की छत पर झंडा लेकर के बैठने पर रोक लगाई गई है। झांकी झंडे की हाई टेंशन तार की चपेट से दूर रखने का निर्देश भी दिया गया। तो देखिए ये
बड़े निर्देश दिए गए हैं। समितियों को पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स तैनात करने के निर्देश है। शोभा यात्रा के दौरान बिजली विभाग के कंट्रोल रूम में पदाधिकारी और कर्मी तैनात रहेंगे। बता दें आपको कि सरहुल और रामनवमी को लेकर के ये बड़ा आदेश जारी किया गया है, बिजली नहीं कटेगी। देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, एसओपी जारी किया, बहुत ही बेहतर, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। 13 फीट से ऊपर का झंडा नहीं रखना है, बाजा गाजा को ऊंचा नहीं करना है गाड़ियों में बांधकर, और ऊपर किसी भी हाल में किसी व्यक्ति को एक सर्टेन ऊंचाई से ऊपर नहीं बैठना है। इससे दुर्घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे प्रशासनिक इंतजामात के बाद भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसाएं भड़क जाती हैं? खास करके सनातनियों के पर्व में पूरे डीजे पर ब्लैंकेट बैन नहीं है, तो इसे सरकार अपने हिसाब से सनातनियों के विरोध में अब रूल्स को इंटरप्रेट ना करे, सारा कुछ शांति से हो। हमारी सभी पक्षों से अपील है, लेकिन पुलिस को भी तुष्टीकरण की राह छोड़कर राजधर्म निभाना चाहिए। चलिए अब सियासत की खबर का रुख कर लेते हैं। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और भगवान विश्वकर्मा की पूजा का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी पूजा हमारे देश में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन टैलेंट, प्रतिभा और अमीरी दूसरे देशों में होती है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने विरोध जताते हुए इसे सनातनियों का अपमान बताया है। वहीं जेएमएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री के इस बयान का मतलब विपक्ष पर निशाना साधना था, जो धर्म की राजनीति करते हैं। पैमाने पर लोगों पर आशीर्वाद देती है। कितने भारतीय मूल के लोगों ने नोबेल जीता, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किया। और जहां तक विश्वकर्मा भगवान की बात है, तो दुनिया की जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनके हेड जो है वो भारतीय मूल के हैं। और लक्ष्मी जी का विराजमान भारतीयों पर नहीं होना, तो ये शायद अपने समय की बात कर रहे हो, कांग्रेस के समय की बात कर रहे हो। अब देश के 2 सबसे बड़े औद्योगिक घराने वो विश्व के 10 और 20 सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में। और हम कहते हैं कि साहब, आपने जो हिंदुओं के आस्था पर चोट किया, देवी देवताओं का नाम लेकर, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और भगवान विश्वकर्मा का, क्या आप में हिम्मत है कि क्या आप मुसलमानों के धर्म गुरुओं के बारे में या उनके ईश्वर के बारे में ऐसी टिप्पणी कर सके? न किसानों के लिए कुछ काम करना है, बस सिर्फ वोट बटोरने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म को सामने लाते हैं ठीक एन चुनाव के वक्त। पूजा पाठ, हमारी सनातन धर्म संस्कृति बहुत पौराणिक है, प्राचीन है, उसे कोई नहीं मिटा पाया है और न मिटा पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ सार्थक प्रयास भी होने चाहिए। जो भी छात्र हैं, सरस्वती पूजा वो एक पूजा पद्धति है, पूजा करनी चाहिए, सभी लोग करते हैं। लेकिन सिर्फ पूजा कर देने से कोई छात्र अव्वल दर्जे पर नहीं आएगा, मेधावी छात्र नहीं बन पाएगा। उसे पढ़ाई भी पढ़नी होगी, मेहनत करना होगा। खबर अब चाईबासा से है, जहां गुदरे प्रखंड को गठन 15 साल के बाद भी एक सरकारी अस्पताल नहीं मिला। मरीजों को इलाज के लिए 45 किलोमीटर दूर सोनुआ जाना पड़ता है और विधायक जगत मांझी ने विधानसभा सत्र के अंतिम दिन इस मुद्दे को गैर संकल्प के माध्यम से सदन में रखा है। सरकार से वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की स्वीकृति देने की मांग भी की। आपको बता दें कि विधायक की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी गुदरे प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में स्वास्थ्य उप केंद्र होने का हवाला देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग को खारिज कर रहे थे। आपको बता दें कि विधायक अपनी मांग पर अड़े रहे, जिस पर मंत्री ने आश्वासन ये दिया है कि गुदरी में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे और टीम भिजवा करके जांच करवा लेंगे। जरूरत पड़ी तो गुदरी में जरूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराएंगे। बनवाया अभी हाल में ही 2 साल 3 साल हो रहा है जिसको हम लोगों ने बनाया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज वहाँ नियुक्त नहीं है, जिसकी वजह से उनका इलाज वहाँ से नहीं हो रहा है। उनका इलाज जाने के लिए हम लोग को सोनवा आना पड़ता है, सोना प्रखंड में जो करीबन 40 से 50 किलोमीटर दूरी है, या फिर गोलकेरा सीएचसी जाना होता है, जो उसका भी दूरी करीबन वही 60-70 है। माननीय विधायक जी का जो इच्छा है महोदय, निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक करें। इस दिशा में सर हम आश्वस्त करते हैं कि आने वाले दिनों में थोड़ा समय दीजिए। बड़े पैमाने पर हम अभी हाल के दिनों में 1200 डॉक्टर की हम बहाली करने जा रहे हैं। एएनएम, जीएनएम 7500 हम बहाली करने जा रहे हैं महोदय। निश्चित तौर पर मेरी प्राथमिकता होगी महोदय, अगर लगेगा कि नहीं वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना है महोदय,
तो हम टीम को भेजकर महोदय वहाँ दिखवा लेते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि नहीं वो जंगल क्षेत्र है, एरिया पहाड़ी एरिया है, तो निश्चित तौर पर जांच बनाइए आदिवासियों के लिए महोदय। तो मैं आदिवासी को सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं वादा करता हूँ आपको महोदय, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलूंगा महोदय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन केंद्र सरकार के प्रस्तावित कानून जी राम जी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। अब इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पेश किया है। अब इस मामले पर सियासत भी देखिए तेज हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम ने इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी के सम्मान से जोड़ते हुए इसे जरूरी बताया है। वहीं बीजेपी ने वीबी राम जी के समर्थन में कहा कि राज्य सरकार अगर अपने दम पर मनरेगा को चलाना चाहती है तो चलाकर दिखा ले। के अपमान के खिलाफ और केंद्र सरकार की तानाशाही नीति के खिलाफ पहला मुझे लगता है शायद ये झारखंड राज्य होगा जिसने ये कदम उठाया है और बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, जन भावनाओं के अनुरूप है। झारखंड की जनता भी यही चाहती है। और विधानसभा से पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की है कि हमारे राज्य में मनरेगा बदस्तूर जारी रहना चाहिए और कार्य दिवस जो है वो 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किया जाना चाहिए। पूरे विश्व में जब आर्थिक मंदी थी तो हम मनरेगा की वजह से कोरोना काल में भी लोगों को रोजगार दे पाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती से विश्व के सामने खड़ा रख पाए। भाई ये केंद्रीय कानून है, लागू हो गया है और राज्य सरकार इतना ही चाहती है तो वो अपने कानून लाए। जैसे प्रधानमंत्री आवास के बदले इन्होंने अबुआ आवास लाने का काम किया था, लेकिन कितने अबुआ आवास आज तक कहाँ बनेंगे बताने की हिम्मत नहीं हुई। तो योजनाएं तो ले आते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी कर देते हैं। और वीजी राम जी विकसित भारत योजना से आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर 125 दिनों का रोजगार मिलता है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, सीधे डीबीटी पे ट्रांसफर होता है पैसे का। बीबी राम जी योजना का विरोध झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव देखिए पारित कर दिया गया है। रांची से इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां ईशान किशन बने हैं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन का उनको इनाम दिया गया है। नियमित कप्तान पैट कमिंग्स के चोट की वजह से ईशान किशन को यह जिम्मेदारी दी गई है। तो ईशान किशन के कप्तान बनने के बाद झारखंड में देखिए उत्साह का माहौल है। झारखंड रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं ईशान किशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको क्रिकेट जगत से बता रहे हैं, जहां ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान बनाए गए हैं और झारखंड के लिए एक गौरव का पल है, गौरवशाली पल है जब ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बनाया गया। में भले ही झारखंड की टीम नहीं खेल रही हो, लेकिन झारखंड का ही रणजी टीम का कप्तान सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करता हुआ नजर आएगा। जी हां, ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी सौंप दी गई है। चूंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस इंजरी से गुजर रहे हैं, ऐसे में T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन का इनाम ईशान किशन को मिला है। और जाहिर है कि जब झारखंड रणजी टीम का कप्तान वहां कप्तानी करेगा तो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, जो झारखंड के खिलाड़ी हैं, रांची के खिलाड़ी हैं, उनमें एक जोश इस खबर से पैदा हुई है। सीधे जानेंगे। देखिए यहाँ भी एक स्मृति मंधाना है, कह सकते हैं कि क्रिकेटर है। ये बताओ कि झारखंड से अब जो है यहाँ के क्रिकेटर ईशान किशन जो है अब सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करते नजर आएंगे। डोमेस्टिक मैचेस में अभी उनके परफॉर्मेंस, जैसे रणजी हो रहा था तो उसमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उन्होंने जिताई, उनका फॉर्म अभी से बहुत अच्छा चल रहा है। वर्ल्ड कप में भी उनका बहुत सारे मैचेस में सिंगल हैंडेड कंट्रीब्यूशन रहा टीम को जिताने में। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आईपीएल में भी उनका वैसा ही परफॉर्मेंस रहेगा और इस बार आईपीएल सनराइजर्स हैदराबाद जीते। जी हाँ, वैसे ही चमकेगा जैसे वर्ल्ड कप में चमका था। और हम लोग बहुत खुश है कि उन्हें कप्तानी दी गई है और उनकी किस्मत भी थी और हार्डवर्क भी उन्होंने किया है कि उन्हें कप्तानी मिली है। ईशान किशन जिस तरीके के खिलाड़ी है वो अपने प्रदर्शन से और अपने टीम को सहारा देके सनराइजर्स हैदराबाद को जिता सकते हैं। जिस तरह के वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह के वो खेल रहे हैं, उम्मीद है कि सनराइजर्स हैदराबाद इस साल ट्रॉफी उठा सकेगी उनकी कप्तानी। अच्छा, क्या लगता है कि बतौर कप्तान वो पहले बने ओपनर बल्लेबाजी करेंगे मिडिल ऑर्डर में, क्या लगता है क्या उनकी रणनीति होगी? रणनीति यही होगी कि वो ओपनिंग करेंगे और बेस्ट स्कोर बनाएंगे और अच्छा से कैप्टेंसी करते हुए आगे बढ़ेंगे। ईशान किशन का नेचुरल गेम है हिटिंग करके खेलना, तो वो आईपीएल में भी हमें हिटिंग करते हुए ही दिखेंगे और मिडिल ऑर्डर में गेम को चलाते हुए दिखेंगे। देखिए हमारे हिसाब से ईशान किशन जो
वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किए हुए हैं, लेकिन मेरे देखने से आईपीएल का सिचुएशन कुछ और रहता है। हमारे देखने से ईशान किशन को ओपनिंग ही करना चाहिए। कैमरा संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और आज से चैत नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्ती के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें भी आपको रामगढ़ की दिखा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है। माता शैलपुत्री का आज प्रथम दिन पूजा किया जाएंगे। आज शैलपुत्री का पूजा के साथ माँ छिन्नमस्ती का माँ का भी दर्शन करने के लिए भक्तजन सब कोई आए हैं। आज शैलपुत्री का पूजा के साथ आप लोग सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद वस्त्रों के साथ, सफ़ेद भोग के साथ आप लोग पूजा अर्चना कीजिए। और जामताड़ा में पर्व त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर के जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में समाहरणालय स्थित प्रशिक्षण भवन सभागार में डीसी एसपी ने केंद्रीय शांति समिति की बैठक की है, जिसमें कि जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति सदस्यों भी वहां पर मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि डीसी ने जिला वासियों से ये अपील की है कि शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी पर्व त्योहारों को मनाया जाए। आगामी ईद उल फितर, रामनवमी एवं सरहुल पूजा को देखते हुए हम लोगों ने प्रशासनिक तरीके से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली और इस त्योहार के मौसम को शांतिपूर्ण माहौल में बनाने के लिए आज केंद्रीय शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें सभी प्रखंडों से गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी भागीदारी निभाई। कुछ सुझाव उनकी तरफ जो दिया गया है उसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहेगा। भाई आज केंद्रीय शांति समिति के साथ में हम लोग का एक बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें ईद, रामनवमी और सरहुल को लेकर के हम लोगों ने स्पष्ट दिशा निर्देश सभी को दिया गया है। हम लोगों ने सभी जगह पे रामनवमी की विशेष तैयारी भी हम लोगों ने किया है। सभी थाना क्षेत्र में स्पेशल क्यूआरटी और सभी अखाड़ा के साथ में स्टैटिक बल्ब जो हम लोग लगाने का काम कर रहे हैं, जो कि तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि संपूर्ण जुलूस जो है समाप्त नहीं हो जाता है। चलिए खबर अब देवघर से है, जहां राजकीय बैजनाथ महोत्सव के समापन के तीसरे दिन कार्यक्रम का माहौल पूरी तरीके से संगीतमय और उत्साहपूर्ण रहा है। इस अवसर पर बॉलीवुड सिंगर मधुवंती बागची ने अपने शानदार गीतों से दर्शकों को खूब झुमाया और पूरा परिसर तालियों की गूंज से भर उठा है। वहीं स्थानीय कलाकार मानसी तिवारी ने भी एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया और अपनी प्रस्तुति से खूब सराहना बटोरी है। देवघर के इस कार्यक्रम की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय बैजनाथ महोत्सव के समापन के तीसरे दिन कार्यक्रम का माहौल पूरी तरीके से संगीतमय और उत्साहपूर्ण रहा। बनाने के लिए सभी लोगों का इसमें हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी मीडिया बंधु हैं, जितने भी हमारी टीम लगी हुई थी और जितने भी परफॉर्मेंस, हम लोग सबके बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के द्वारा और इस महोत्सव के द्वारा हम लोगों के जो भी लोकल टैलेंट्स हैं उसको शोकेस करने का और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको देवघर की जैसे पवित्र नगरी आकर परफॉर्म करने का मौका मिलता है और यहाँ की जनता को भी ऐसे आर्टिस्ट को देखने का, सुनने का बहुत ही अच्छा मौका। चलिए बात अब मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो मौसम से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बताएं, झारखंड में फिर से मौसम के मिजाज बदलने वाले हैं। 20 मार्च से रांची समेत 13 जिलों में बारिश, आंधी तूफान और ठनका का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। रांची, बोकारो, रामगढ़, धनबाद समेत संथाल के जिले में इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने को मिलेगा। राज्य के कई जिलों में कल से मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। कल 20 मार्च से रांची समेत 13 जिलों में
आंधी, तूफान, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। और बता दें कि इस दौरान हवा 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आप इस समय देख सकते हैं कि रांची का जो मौसम है, आसमान में बादल छाए हैं और हवा जो है हल्की हवा चल रही है। लेकिन जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, ये मौसम जो है कल से आपको बदलता हुआ नजर आएगा और सीधे आपको 3 दिनों तक इस मौसम का असर रहेगा, मतलब 20, 21, 22। और जो मौसम साफ होगा वो आपको 22 मार्च के शाम के बाद से मौसम यानी आसमान से बादल साफ होते नजर आएंगे। कुल मिलाकर वैसे लोग आमतौर पर यह कहा भी जाता है कि मार्च के आखिरी और अप्रैल का जो महीना शुरुआती हफ्ता होता है वो वास्तव में ओलावृष्टि रांची के कई जिलों में काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो अभी मौसम की चेतावनी जारी की गई है कि रांची, कहलें, संथाल के सभी 6 जिले, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, खूंटी यानी आसपास के तमाम जिलों में ये इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर समझ जाइए कि आम का मंजर इसी मौसम में गिरता है और जो फसलों को, सब्जी की फसल को जो नुकसान पहुंचता है ओलावृष्टि से, वो इसी मौसम में पहुंचता है। लिहाजा किसानों को भी सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। कुल मिलाकर आज से मौसम शाम से बदलना शुरू होगा और कल सुबह से आपको हवा तेज चलती हुई नजर आएगी और ऐसे में आप जो हैं आपको भी सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। कैमरा संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। चलिए खबर अब जमशेदपुर से है, जहां के मानगो को जोड़ने वाले फ्लाईओवर की शुरुआत जल्द होने वाली है और इस पुल की युद्ध स्तर पर तैयारी भी जारी है। करीब 400 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बन रहा है और इसके शुरू होते ही मानगो और जमशेदपुर के बीच का यातायात काफी सुगम हो जाएगा और लोगों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। लोग भी देख रहे होंगे और अगर आप कंप्लीशन का ही पूछेंगे तो इन ऑल रिस्पेक्ट 31 जुलाई तक इसको हम लोग खत्म कर देंगे। गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोगों को 31 जुलाई का डेट निर्धारित कर दिया गया हुआ है, तो हम लोग 31 जुलाई को कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग चाहेंगे कि उसके पहले हम लोग उसको पहले ही कर दें, लेकिन ऑप्टिमम जो डेट है दैट इज 31 जुलाई और उसके पहले वो 100% रोड हमारा चालू हो जाएगा। जमशेदपुर से मानगो और मानगो से जमशेदपुर को जोड़ने वाली फ्लाईओवर का अब कुछ ही महीनों में सौगात मिलने जा रहा है। पथ निर्माण के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि जून महीने तक इस फ्लाईओवर को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा और इस फ्लाईओवर पर लोग अपना आवागमन जो है वो शुरू कर देंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं, लगभग 400 करोड़ से लागत से ये फ्लाईओवर बनकर जो है काफ़ी तेज़ी से तैयार हो रहा है। युद्ध स्तर पर इसकी कार्य किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो 5 मिनटों से 10 मिनट में मानगो के लोग जमशेदपुर पहुंचते थे, उनको घंटों घंटों जाम में परेशानी होती थी और रोज़ाना लोग इसी तरह जाम में फंसकर घंटों अपना समय जो है वो व्यर्थ करते थे और लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। सबसे ज़्यादा परेशानी मरीज को अस्पताल ले जाने में, तो वहीं स्कूली बच्चे और ऑफिस जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। मगर झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस योजना को रखा और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मानगो से जमशेदपुर को जोड़ने के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए और उस फ्लाईओवर का निर्माण वो शुरू करवाएं। और उसके बाद अब ये देखिए पूरी तरह से फ्लाईओवर काफ़ी तेज़ी से तैयार हो रहा है और बस लोगों को अभी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसे शुरू कर दिया जाए। बहुत बड़ा सपना था, इतने बड़ा प्रोजेक्ट आना और उसको धरातल पे हम लोग देख पा रहे हैं। नहीं तो इतना तरह के बुद्धिजीवियों लोग का बयान पढ़ के सोशल मीडिया में चाहे प्रिंट मीडिया में हम लोग को भी शक हो गया था कि हाँ ना इधर उधर। तो अब लेकिन लगता है कि नहीं, बहुत जल्द 6 महीना 3 महीना में हम लोग इससे सफ़र कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं मानगो के लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं और ये एक बार तस्वीर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये फ्लाईओवर जो है वो काफ़ी तेज़ी से इसका काम हो रहा है और कहीं ना कहीं कोल्हान का सबसे पहला फ्लाईओवर होगा जो पूरी तरह से कलरफुल होगा। जितने भी इसके पिलर है वो कलरफुल होंगे और पिलर पर जो पेंटिंग होगा वो झारखंड की संस्कृति इस पिलर पे देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं अब बस कुछ ही महीनों के बाद इसका जो शुरुआत, मानगो के लोगों को जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, जाम की समस्या है, उसको लोगों को मिलती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।